नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को वो राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों का कहना है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण आज ही किया जा सकता है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि हरियाणा में नए सीएम की कैबिनेट में जेजेपी हिस्सा नहीं होगी, यानी हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है। बीजेपी नेता कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सीएम और कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ जब उनसे पूछा गया कि सीएम कौन बनेगा तो उन्होंने कहा कि सीएम साहब ही सीएम साहब रहेंगे। वहीं बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि 2019 में जो सरकार बनी थी वो स्वार्थ में बनी थी। स्वार्थ में गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है। नए मंत्रिमंडल में जेजेपी के शामिल होने की संभावना नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा प्रभारी तरुण चुग चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। हरियाणा में जारी तनाव के बीच दुष्यंत चौटाला ने भी दिल्ली में सुबह करीब 11 बजे पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि दुष्यंत इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जजपा हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट अपने उम्मीदवार को उतारना चाहती है। इस बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसमें सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी। दुष्यंत चौटाला और अमित शाह के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के आसार हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि वक्त है बदलाव का। जो भगदड़ आज हम हरियाणा में देख रहे हैं वो किसान, नौजवान व पहलवान के दबाव में हो रही है और यही देश में होने जा रहा है। सोमवार को केंद्र सरकार ने सीएए की अधिसूचना जारी कर दी। साल 2019 में पारित हुए इस कानून को लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले नोटिफाई किया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद असम में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इस कानून में मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता नहीं देने का प्रावधान है। सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और समाज के एक तबके का कहना था कि ये कानून खुले तौर पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, जो संविधान के आत्मा के विपरीत है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी AASU ने कहा है कि वो अदालत के अंदर और बाहर इस कानून के खिलाफ लड़ेगा। AASU और 30 गैर राजनीतिक जनतीय दल ने सोमवार को इस कानून की कॉपियां जलाई और राज्य में कई जगह इसे लेकर प्रदर्शन किए। 16 पार्टियों के संगठन यूनाइटेड अपोजिशन फोरम ने मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद से राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। शहरों के हर मेन रोड पर बैरिकेड लगाए गए हैं। असम पुलिस ने विपक्षी दलों को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ हड़ताल को वापस लेने का आदेश दिया है और नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी है कि अगर वो निर्देश का पालन करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। CAA लागू होने के अगले ही दिन इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मंगलवार को वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया ये कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले NDA सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से देश की सबसे बड़ी अदालत में दी गई याचिका में CAA को असंवैधानिक करार दिया गया है। मुस्लिम संगठन की तरफ से इस दौरान CAA पर स्टे लगाने की मांग भी की गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी किए जाने को संसदीय लोकतंत्र पर हमला बताया। शरद पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए इस पर कहा, भारतीय चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है और इससे कुछ दिन पहले इस तरह का फैसला संसदीय लोकतंत्र पर हमला है। हम इसकी निंदा करते हैं। बीजेपी, TDP और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट शेयरिंग पर बनी सहमति के बाद तय हुआ है कि बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, वहीं TDP 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनसेना को 2 सीटें दी गई हैं। विधानसभा की बात करें तो इसमें बीजेपी को 10 सीटें मिली हैं, TDP को 144 सीटें और जनसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सोमवार को हुई। देर रात करीब 11:30 बजे तक चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई और इसके लिए बनाई गई दूसरी सूची को अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इस सूची के 90 नाम फाइनल किए गए हैं। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार या बुधवार को अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा को मोदी की संयमित उपस्थिति और गुजरात के प्रदर्शन से लाभ हुआ होगा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में वो नीचे खिसक गए हैं और मेरा मानना है कि वो भाजपा के लिए बोझ बन गए हैं। वास्तविक मीडिया प्रबंधन के बावजूद उनकी राष्ट्र को चोट पहुंचाने वाली विफलताएं सामने आ रही हैं। भारत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल प्रदेश की हालिया यात्रा पर चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया है और कहा है कि हमारा राज्य था, है और रहेगा, हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहेगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों के बीच गजा में चल रहे युद्ध को लेकर बात हुई। इस मुलाकात में बंधकों को रिहा कराने और गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। पाकिस्तान की नई सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। इसी के साथ देश का नया विदेश मंत्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता इशाक डार को बनाया गया है। डार पाकिस्तान के वित्त मंत्री रह चुके हैं। देश में गहराते आर्थिक संकट के बीच उन्हें विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।